हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। पाकिस्तान में जो सैलाब आया है वो तबाही इतनी बड़ी है कि अभी भी बेशतर इलाक़ों तक रिलीफ़ पहुँचने में मुश्किलात का सामना है, क्योंकि वो इलाके कटे हुए हैं और पानी हर तरफ जमा है। सबसे ज़्यादा जो मुतासर हैं वो सूबा सिंध और बलूचिस्तान हैं। सूबा सिंध में तकरीबन 1.5 करोड़ लोग मुतासर हुए हैं और जिसमें से 3,77,000 इस वक्त कैंपों में हैं, जबकि बलूचिस्तान में अगर बात की जाए तो तकरीबन 90 लाख लोग मुतासर हुए हैं और उसमें से सिर्फ 7,000 इस वक्त कैंपों में हैं। 1 करोड़ के करीब जो NDMA के फिगर्स हैं, घर जो हैं वो मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह हो चुके हैं और एक एफ़र्ट है कि किसी तरीके से उन तक पहुंचा जाए। एक सवाल जो बार बार हो रहा है कि ये हुआ क्या, ये क्या आफत कैसे टूट पड़ी और क्या ये अब न्यू नॉर्मल होगा। बकौल एक एनवायरमेंटल एक्सपर्ट के वो उनका ये कहना है कि अमूमी तौर पर पाकिस्तान में 4 बड़े बारिशों के स्पेल होते हैं साल में। इस साल 8 स्पेल आ चुके हैं अभी तक। तो क्या फर्दर अभी मिड सितंबर में फिर पेशन गोई है कि एक और स्पेल आएगा। तो इस सारी सूरत हाल से कोई भी हुकूमत कोई भी कहीं भी शायद निमटने में उस तरह कामयाब हो ही नहीं सकती। मगर क्या ये आफत रोकी जा सकती है या ये आफत हमारी लाई हुई है भी या नहीं, क्यों ज़रा। अच्छा, इंटरेस्टिंग सवालात हैं। न्यू नॉर्मल तो 100% है। अच्छा, अगर आप इस वक्त आप अक़वाम मुत्तहिदा से बैनुल-अक़वामी एक्सपर्ट्स तक और जेरेमी कॉर्बिन तक अगर आप उनकी सारी बातें सुने, सब एक ही ज़बान में बोल रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आज पाकिस्तान की बारी थी, कल आपकी हो सकती है। आपसे मुराद दूसरे मुल्कों के, और कहीं कहीं तो पहले भी आफत आई हुई है। इस शिद्दत की आफत मेरा ख्याल है कि हालिया दिनों में कहीं नहीं आई। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो हुआ है ये क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हुआ है। अब क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, मेरा ख्याल है कि ये अल्फाज तो हम दहाइयों से सुनते आ रहे हैं और सुन के हम सुन हो गए हैं एक तरह से। लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग और पाकिस्तान में जो हालिया सैलाब आया है मॉनसून्स की वजह से, इनके बीच में क्या ताल्लुक है? ऐसा क्या हुआ है कि मॉनसून इस बार मतलब 20%, 30% नहीं बल्कि 500%, 5 गुना ज़्यादा शिद्दत इख्तियार किया गया। अच्छा, तो पहले आते हैं ग्लोबल वार्मिंग की जानिब। पिछले दिहाइयों में, बल्कि अगर हम 19वीं सदी से हिसाब लगाएं तो मुल्क दुनिया का दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है। ये जो आप ग्राफिक देख रहे हैं नासा से चोरी किया हमने, 1947 से पाकिस्तान बनने से अगर आप देखेंगे जो लाइंस बढ़ती जा रही हैं ये है टेम्परेचर राइज। अब आप देख रहे हैं हम आ गए हैं 2020 की जानिब और आप देखते हैं कि तकरीबन 1 से 1.5 डिग्री नीम दर्जा हरारत दुनिया का बड़ा है। कहने में ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन इसके असरात जैसे हम देख रहे हैं बहुत ही ख़तरनाक है। अच्छा, टेम्परेचर और मॉनसून का क्या लिंक है? आसान अल्फाज में, जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और इस केस में अगर इंडियन ओशन के ऊपर ज़्यादा गर्मी पड़ती है, किसी भी वाटर बॉडी के ऊपर, तो क्या होता है? ये हमने सब स्कूल में भी पढ़ा होगा। इवेपोरेशन होती है। पानी जो पानी है वो वाटर वेपर बन के आसमान में हवा में जज्ब हो जाता है और बन के ऊपर चला जाता है, फिर बादल जाते हैं और फिर बादल बनते हैं। अच्छा, जब इस साल आपको पता है कि बहुत गर्मी पड़ी है इस खित्ते में, बाद में पूरी दुनिया का हाईएस्ट टेम्परेचर। अच्छा, यही टेम्परेचर इंडियन ओशन पर भी आया था। मतलब कि जो एवेपोरेशन होनी थी वो शायद 4 गुना 5 गुना ज्यादा हुई है। तो जो बादल बने हैं एज अ रिजल्ट वो भी ज्यादा, एक तो बहुत बड़ा क्लाउड सिस्टम बना है, मतलब और समंदर से, आसान ज़बान में, समंदर से बादलों ने 4 से 5 गुना पानी ज्यादा चूस लिया है। बिल्कुल एग्जैक्टली ये। अच्छा, बेस्ट पार्ट इज कि सिर्फ एक चीज नहीं होती ना, जब दर्जा हरारत बढ़ता है, जब हवा का दर्जा हरारत बढ़ता है तो उसमें नमी जज्ब करने की कुव्वत भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो जो भी मतलब जो नॉर्मल एक बादल आना था उसके 5 गुना का बादल आएगा और उसमें ज्यादा पानी भी होगा और ज्यादा बरसात होगी। अच्छा, अब कुछ हद तक ये कुदरती फिनोमेनॉन है। इस खित्ते में सदियों या हजारों सालों से मानसून आता है और मानसून के बगैर यहाँ पर जिंदगी भी नहीं मुमकिन होती, क्योंकि आप एग्रीकल्चर, रिवर्स वगैरह कुछ नहीं होता। लेकिन
क्योंकि इतनी शिद्दत से और इतनी कम अरसे में, क्योंकि 200 साल कुछ नहीं है दुनिया की तारीख के लिए ना, ये तो हमारे लिए जैसे 1 मिनट भी नहीं है, इतनी तेज़ी से दर्जा हरारत बढ़ा है कि तिहाइयों से क्लाइमेट साइंटिस्ट आपको वार्न कर रहे हैं कि वो आफतें जो आफात जो पहले एक सदी में शायद एक बार आती थी, अब शायद हर दूसरे साल आए और आती रहेंगी, ये रुकेंगी नहीं। दर्जा हरारत बढ़ क्यों रहा है, ये भी एक सवाल है। और एक इसकी जो बहुत बड़ी वजह है, वैसे तो बहुत वजूहत हैं, एक पर हम फोकस करते हैं और वो है कार्बन एमिशंस। कार्बन एमिशंस क्या हैं? जब हम किसी भी चीज़ को जलाते हैं, जैसे कि मैं इस कागज़ को जला दूं या आप मुझे जला दें, किसी दिन ऐसा भी होगा, तो धुएं की शक्ल में कार्बन एटमॉस्फेयर की तरफ जाती है, राइट। और स्पेशली जब हम फॉसिल फ्यूल्स जलाते हैं, जैसे कोयला हो गया या पेट्रोल, डीजल वगैरह, तो वो सारे फॉसिल फ्यूल्स ऊपर जाते हैं। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड की जो खासियत ये है कि जब वो आपके एटमॉस्फेयर में आती है, और नेचुरली भी होती है, 0.1% है, तो आप थोड़ा सा समझे कि जब सूरज की रोशनी और धूप आपको हिट करती है, सियारे को हिट करती है, तो कुछ जज्ब हो जाती है, लेकिन बहुत सारी जो रोशनी और गर्मी है इस पर्टिकुलरली, वो रिफ्लेक्ट करती है दोबारा एटमॉस्फेयर की तरफ। कार्बन डाइऑक्साइड जब एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा हो जाए, वो इसको रोक लेता है, इसीलिए इसको ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। अगर आपने कभी ग्रीन हाउस में गए हैं तो आपको पता है कि शीशा होता है, बंदा पसीने से बिल्कुल शराबूर हो जाता है। तो ये है, और बेस्ट पार्ट ये है कि जब वाटर वेपर, क्योंकि अगेन कभी एक चीज़ नहीं होती, एक मसला नहीं होता, 10-10 मसले साथ होते हैं। जब वाटर वेपर ज़्यादा पानी में एटमॉस्फेयर में जज्ब होता है, वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस गैस का किरदार अदा करता है। तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ये सारी चीज़ें एक दूसरे को एक्सेलरेट करती हैं। अच्छा, लेकिन ये इतनी कार्बन आई कहाँ से? इस वक्त अगर आप दुनिया की चार्ट देखें कि कौन सबसे ज़्यादा कार्बन पोल्यूशन कर रहा है, तो नंबर 1 पर चीन आता है, फिर US एंड EU के मुख्तलिफ ममालिक, रशिया, यूरोप, अच्छा, और इंडिया भी। अब इंडिया भी टॉप हो रहा है। अब जाहिर है ये जापान भी है, मतलब जितनी आपकी इंडस्ट्रियलाइज्ड या इंडस्ट्रियलाइजिंग कंट्रीज हैं, तो बहुत बड़ी, वो बेसिकली इसके रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, अब चीन और भारत की हमने बात की, लेकिन अगर आप हिस्टोरिकली देखें, जैसे आप ये ग्राफ देखें, ये शुरू हो रहा है 1900 से, तो क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले यूरोप में हुई, UK में हुई, और फिर अमेरिका की बहुत बड़े पैमाने पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, तो मैं आराम से कह सकता हूँ कि 80% जिम्मेदारी उनकी थी। चीन और ममालिक की। जी, चीन और भारत तो अभी इस रेस में दाखिल हुए हैं। पाकिस्तान का इसमें कितना हिस्सा है आप गेस करना चाहेंगे? ग्लोबल कार्बन एमिशंस 0.4%, नुकसान 100%। ये वो इसीलिए वैसे मैंने आपको बताया ना, देखें फर्क नहीं पड़ता कि ये जो कार्बन एमिशंस है ये चीचावतनी से आ रही हैं या ये अमेरिका के शहर सिनसिनाटी से आ रही हैं, दुनिया का सिस्टम एक है। अब आप मतलब बॉर्डर बनाकर ग्लोबल वार्मिंग को नहीं रोक सकते, यू सी। अच्छा, ये बिल्कुल जैसा यहां हो रहा है ना पाकिस्तान में, इसका उलट यूरोप में हो रहा है, इंटरेस्टिंगली इनफ। क्योंकि देखें हमारी जो हवाओं का जेट स्ट्रीम्स और जो ओशन करंट्स का जो सिस्टम है ना, इसको आप कन्वेयर बेल्ट की तरह सोचें। जैसे आप एयरपोर्ट पर आते हैं, आपका सामान कन्वेयर बेल्ट पर आता है ना, तो ओशंस की भी एक कन्वेयर बेल्ट होती है, उस पे मौसम आता है, उस पे मौसम आता है, बिल्कुल। यूरोप का क्या है कि अटलांटिक करंट है जो मॉइस्चर और बारिश यूरोप तक पहुंचाता है, इसको यूरोपियन मानसून कहा जाता है। हालांकि मानसून नहीं है, बरसात होती है सिर्फ। वो क्योंकि अगेन दर्जा हरारत बढ़ा है, तो वो जो कन्वेयर बेल्ट है ना सर, वो एक तो रुक गई है और इम्कान है कि वो मुकम्मल तौर पर टूट जाएगी। चुनाचे इस वक्त यूरोप में जो खुशहाली आई है, वो कह रहे हैं कि पिछले 500 सालों में ऐसी हमने नहीं देखी। तो यहाँ हम डूब रहे हैं, वहाँ वो सूख रहे हैं। अच्छा, सोने पे सुहागा, जो दुनिया भर में जो ग्लेशियर्स हैं और जो आइस कैप्स हैं वो भी पिघल रही हैं अगेन, क्योंकि दर्जा हरारत बढ़ा है। अगर आप देखें एंटार्क्टिका को, तो एंटार्क्टिका श्रिंक होकर, आई मीन आर्कटिक जो कैप है वो श्रिंक हो पहली बार वहाँ 20 दर्जा सेंटीग्रेड दर्जा हरारत एंटार्क्टिका में, और अभी तो पार्टी शुरू हुई है ना। ग्रीनलैंड, मेरा ख्याल है कि शायद दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर ग्रीनलैंड पर है, और आइस कैप बिल्कुल। और अब 100% इम्कान है कि किसी भी वक्त ये पिघल कर अटलांटिक ओशन में गिर जाएगा।
جس کی وجہ سے اب آپ کہیں گے کہ یار بہتر ہے کہ بندہ زہر ہی پی لے ابھی 1 فٹ پانی کی سطح گلوبلی تمام سمندروں میں بلند ہو جائے گی، سمندر بلند ہوگی. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہماری ساحلی پٹی کا کیا ہوگا. اچھا، پاکستان میں 7000 سے زائد گلیشیئرز ہیں. انفیکٹ اتنے گلیشیئرز ہیں کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ اٹ از دا تھرڈ پول. نارتھ پول، ساؤتھ پول، پاکستان پول، وہ بھی سب پگھل رہے ہیں. ہم نے پچھلے سالوں میں کئی بار دیکھا ہے کہ گلیشیئر پگھلتا ہے اور یوں پگھلتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا. وہ ٹوٹتا ہے، ایک لیک بنتی ہے، پورے گاؤں، پورے کی پوری بستی، جیسے سوات میں ہوا ہے. جیسے وہ ہاں مطلب وہ فلیش فلڈ ہے. اور وہ گلیشیئر میلٹنگ اینڈ کابل ریور کی طرف سے زیادہ جو یہ گلگت بلتستان اور اس سائڈ میں جو ہے نا گلوف لیکس، لیکن اس کا بھی پتہ ہے. اور یہ سب سے بڑا دنیا میں فریش واٹر کا ذخیرہ ہے، یہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک عذاب نہیں ہے، ایک آفت نہیں ہے، کئی عذاب ہیں جو ہماری طرف آ رہے ہیں. ایک اور مسئلہ کہ جو آپ کی جو آئس کیپس ہے نا، کیونکہ رنگ سفید ہوتا ہے. سفید رنگ کی کیا خاصیت ہے، ہم نے اگین بچپن میں سائنس میں پڑھا ہوگا. پانی کو، وہ لائٹ کو ریفلیکٹ کرتا ہے. یہ اگر پگھل گئے تو آپ کی دنیا کے جو نیچرل ریفلیکٹرز ہیں جو سورج کی روشنی اور گرمی کو واپس بھیجتے ہیں، وہ بھی رک جائیں گے. تو صرف گلوبل وارمنگ نہیں ہے، گلوبل میلٹنگ بھی ہے. یعنی آپ ان کی سفید پوشی کو ختم کریں گے تو آپ کے سارے ششکے ختم کر دیں گے. ایسا ہی ہے. اچھا، اب یہ ہے صورتحال. اب آپ پڑھے این ڈی ایم اے کی رپورٹس، اب پی ڈی ایم اے کی جو پلاننگ تھی، یار آن پیپر صحیح تھی. انہوں نے انٹیسپیٹ کیا تھا کہ یار 10%، 15%، 30% سب سے زیادہ شدت ہوگی، 50%، یہاں ہو گئی 500%. تو یہ تو کوئی نہیں ڈیل کر سکتا نا. میں آپ کو صرف 2 سیٹلائٹ امیجز دکھانا چاہ رہا ہوں. ایک ہے مہڑ کی 30 جولائی کے مہڑ کو دکھائیں آپ اگر اسکرین پر. یہ لیفٹ پر ہے 30 جولائی کا مہڑ، اگر فل اسکرین کر دیں اسے پلیز. اور رائٹ پر ہے 30 اگست کا. آپ دیکھ رہے ہیں فرق. تھوڑا سا زوم آؤٹ کر کے پورے سندھ کو دیکھتے ہیں. یعنی 29 اگست کو پانی نے میہڑ سٹی کا محاصرہ کیا. ایسا ہی جزیرہ لگ رہا ہے سر، جیسے جزیرہ لگ رہا ہے نا. اب آپ دیکھیں پورا زوم آؤٹ کر کے سندھ کو دیکھیں. یہ جو آپ سیدھے ہاتھ پر دیکھ رہے ہیں نا، یہ ہے 4 اگست کے نقشہ، سیٹلائٹ واٹر امیج. یہ آپ کا ہے 28 اگست کا. ٹھیک ہے، 1/3 آف دا کنٹری، 1 in 7 پاکستانیز. پوری یو کے جتنا رقبہ پاکستان کا اس وقت انڈر واٹر ہے. اچھا، ورسٹ پارٹ از کہ یہ صرف شروعات ہے. آپ اس وقت کچھ بھی کر لیں، آپ اس کو نہیں روک سکتے. آپ دنیا کی تمام فیکٹریز بند کر دیں، کوئی فرق نہیں پڑنے والا. ہم صرف اس کو بھگت سکتے ہیں اور کوشش کر سکتے ہیں کہ کوئی ایک ایسی اسٹریٹجی بنائیں کہ اس سے ہم نبٹ سکیں. اس پر ہم بات کریں گے پروگرام کے بقیہ حصے. ویلکم بیک جی. ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو ابھی آفت آئی ہوئی ہے، یہ پورا امکان ہے کہ بار بار اس طرح کی ہی آفات آئیں گی ہمارے پر. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج شو پر جوائن ہمیں کر رہے ہیں علی توقیر شیخ صاحب، انوائرمنٹل ایکسپرٹ، اور ڈاکٹر عمران خالد صاحب، آپ بھی انوائرمنٹل ایکسپرٹ ہیں اور آج کل ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ ہے یا فیڈریشن فنڈ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تھینک یو بوتھ فار جوائننگ اس اینڈ ویلکم ٹو دا شو. ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے آغاز کروں گا. گلوبل ہم روک نہیں سکتے. ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں دوسروں کے کیے کی سزا مل رہی ہے، یہ ہم سب کچھ جانتے ہیں. لیکن اگر ہم تھوڑا سا اپنے ماضی کو بھی دیکھیں، بالخصوص اگر ہم 2010 کے سیلاب کو دیکھیں، وہ ریورین فلڈ تھا، وہ بھی ایک طرح سے کلائمیٹ چینج نے بھی اس کو مزید بگاڑا تھا. کیا سبق ہمیں سیکھنے چاہیے تھے؟ کیا سبق ہم نے سیکھے اور کس حد تک جو اس وقت کی ریکمنڈیشنز تھیں اس کو ہم نے امپلیمنٹ کیا ہے؟ جی بہت شکریہ زرار صاحب، تھینک یو سو مچ. فلڈز آر پارٹ اینڈ پارسل آف دا لینڈسکیپ ہیئر ان پاکستان. ایک طرح سے کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں سیلاب آتے ہیں، ہمیشہ سے آتے رہے اور آتے رہیں گے. جیسے کہ آپ نے کہا کلائمیٹ چینج چیزوں کو ایگزاسربیٹ کر رہا ہے، اور 2010 کے جو سیلاب تھا وہ ایک دفعہ شاید پہلا ایویڈنس تھا گلوبل لیول پر کہ ایک اتنا بڑا ایونٹ اس کو ہم نے کلائمیٹ چینج کے ساتھ لنک کیا. ایک ہی سے اسے کہتے ہیں کلائمیٹ چینج ایٹریبیوشن سائنس. تو اس کو ہم کنیکٹ کر پائے کہ یہ جو زیادتی تھی پانی کی 2010 میں، اس کا کلائمیٹ چینج کے ساتھ تعلق تھا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ اس کے بعد کچھ
ہم نے بھی انٹرسپیکشن کی، گورنمنٹ لیول پہ کی گئی، اور ہم نے یہ بات ڈیسائیڈ کرنے کی کوشش کی کہ کیا چیزیں ہیں جو ہم بہتر کر سکتے تھے. اس کے بعد کچھ ریکمنڈیشنز آئیں، اور انفارچونیٹلی آج 12 سال ہو گئے ہیں. اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو سی کہ وہ ان ریکمنڈیشن پہ ہم نے کسی بھی طرح سے پیش رفت کی. ارلی وارننگ سسٹمز کی بات کر لیں، پاکستان میٹ ڈپارٹمنٹ کی کیپیسٹی بلڈنگ کی بات کر لیں، ٹیکنیکل لیول پہ، ہیومن ریسورسز کے لیول پر کوآرڈینیشن کی بات کر لیں، نیچر بیس سولوشنز کی بات کر لیں. کیونکہ اگر ہمارے درخت کٹتے ہیں اور وہاں پہ اگر درخت نہیں ہے، آپ کی ویجیٹیشن نہیں ہے، اور وہاں پہ کسی جگہ پہ بارش ہوتی ہے تو وہ پانی کا بہاؤ بڑھ جاتا ہے، وہ آپ کے سیلاب میں اضافہ کرتا ہے، جس طرح کہ ہم ناردرن ایریاز میں دیکھ رہے ہیں. انکروچمنٹ کی بات کر لیں، سوات کی ویڈیوز ہم لوگ دیکھیے اور وہ کافی زیادہ مشہور بھی ہو رہی ہیں، لیکن اگین دیٹ از all encroachment that should have been prevented. ایک ریور ایکٹ آیا ہے جس کے مطابق ہمیں 200 فیٹ دریا کے بعد ہمیں وہ جگہ چھوڑنی چاہیے، بٹ انفارچونیٹلی وہ کہیں پہ نظر نہیں آئی. وہ تو دریا کے اوپر بنائے ہوتے ہیں، ریور ویو. جی. So all of things needed to be addressed، اور unfortunately یہ ہم نہیں کر پائے. اور اب ہو یہ رہا ہے کہ naysayers in the global north جو کہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو اب پاکستان کی بھی ذمہ داری ہے، ہم نہیں کچھ کر سکتے، گرین ہاؤس گیس ایمیشنز تو پاکستان بھی کرتا، اگر ان کے پاس ذرائع ہوتے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گورننس کا ایشو ہے، پاکستان اگر گورننس کا ایشو اپنا ایڈریس کر لے تو یہ چیزیں ریزالو ہو جاتی ہیں. تو ہم نے ان کو یہ موقع کیوں دیا؟ آئی تھنک وی شوڈ ریئلی ایڈریس دیز چیلنجز، تاکہ اگلے 3-4 سال بعد خدا نہ خواستہ اس قسم کی کوئی چیز آئے تو ہم تیار ہوں، اینڈ دین وی کین گو ود گریٹ ویگر ٹو دیز کانفرنسز. اس دفعہ 27ویں کانفرنس ہونے جا رہی ہے کلائمیٹ نیگوشیشنز پہ. وہاں پہ ہمارا ایک سٹینس ہونا چاہیے کہ وی آر وکٹمز آف دا گرین ہاؤس گیس ایمیشنز جو کہ گلوبل نارتھ کی طرف سے آ رہی ہیں. ایک کاربن بجٹ ہوتا ہے جس کی اگر ہم ایکسس ہو جائے تو ہمارے ٹیمپریچر بڑھتے ہیں، اس میں ہمارا تو کردار نہ ہونے کے برابر. جی. سو وہ اس لیول پہ بھی ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ دین آف کورس جس طرح کہ میں نے کہا کہ وہ گورننس کے ایشوز لوکل لیول پر we really need to take them forward. توقیر صاحب میں آپ کے طرف آؤں گا. اب مجھے پتا ہے کہ آپ نے میرا خیال ہے کہ پتہ نہیں درجنوں کتنی اس قسم کی کانفرنسز اٹینڈ کی ہوں گی، اور جب بھی کلائمیٹ چینج پر بات ہوتی ہے تو کچھ جملے ہیں جو ہمیشہ ریپیٹ ہوتے ہیں، کلیشے جارگن، آپ ان کو جو بھی کہیں، اب تو اتنا بار دہرائے گئے ہیں کہ کلیشے ہی بن گئے ہیں. اڈیپٹیبلٹی، میٹیگیشن، ریزیلینس کہنے میں تو بہت اچھے ہیں، لیکن ان کی عملی شکل کیا ہوتی ہے؟ ہم اپنی گورننس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اگر دیکھیں تو کیا چیزیں ہیں جو واقعی ممکن ہے، جو ہمارے ہاتھ میں ہے؟ توقیر صاحب دیکھیے، 2005 کے ارتھکویک میں اور 2010 کے فلڈ میں 2 بڑے ڈیزاسٹر جو ہم نے وٹنس کیے ہیں، اس میں ہم نے ایک غلطی کی تھی جو ہم دوبارہ کر رہے ہیں. وہ یہ تھی کہ ہم ایسے ڈیزاسٹرز کو موسٹلی ایک ہیومینیٹیرین کرائسس لیتے ہیں اور ڈیولپمنٹ کرائسس کے طور پہ نہیں دیکھتے. تو ہوتا یہ ہے کہ ارجنٹ کی وجہ سے امپورٹنٹ کمپرومائز ہو جاتا ہے. گورنمنٹس کا، ڈونرز کا، فلانتھروپسٹ کا، کسی کا ٹینشن سپین لمبا نہیں ہوتا. تو یہ جتنے کلیشز جن کا ہم نے ذکر کیا ہے، ان کی اگر میں سمری بنانے کی کوشش کروں آج کے پروگرام کے لیے، تو 3 کی لیسنز ہیں جو میرے ذہن میں آتے ہیں. پہلا لیسن میرے ذہن میں آتا ہے کہ پانی گریوٹی کے ساتھ فلو کرتا ہے، جو اس کے راستے میں آئے گا تباہ ہو جائے گا. اب کنکریٹ کے ساتھ، ڈائکس کے ساتھ اس کو نہیں فائٹ کر سکتے، ہمارے اتنے ریسورسز بھی نہیں ہیں. تو ہم نے ایک نیگلیجنس کی ہے گورننس لیول کے اوپر کہ مادر پدر آزاد ہر کسی کو ہر جگہ بنانے کی اجازت دی ہے. اس میں ہیومن سوسائٹیز بھی ہیں، اس میں ڈیفینس اور بیریا جیسی جو ہیں ایلیٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی ہیں، اس میں فیکٹریز بھی ہیں، ہوٹلز بھی ہیں، ایوری تھنگ. تو پہلا جو لیسن ہے وہ یہ ہے کہ پانی کے راستے سے ہٹ جاؤ، اور اس کے لیے بڑی جلدی سے آپ لیجسلیشن کر کے جس میں کوئی ڈسکریشنری پاور اے سی یا ڈی سی کے پاس نہ ہو اور کسی کو لائسنس نہ مل سکتا ہو. جیسے لا ایگزسٹ کرتا ہے کہ دریا سے 120 فٹ تک یا سڑک سے 100 فٹ تک کوئی کنسٹرکشن نہیں ہو سکتی، نئی کی اجازت نہ دیں اور پچھلوں کے لیے ذرا انسٹرومنٹس ڈیزائن کریں، کیا جا سکتا ہے. دوسرا اصول جو پہلے سے بھی شاید کم امپورٹنٹ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ ولنریبلٹی جو ہوتی ہے وہ غربت کی طرح بہت لوکلائزڈ ہوتی ہے. اس کا سلوشن اسلام آباد یا کراچی میں نہیں ہے، اس کا سلوشن جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ ہے.
हमने लोकल गवर्नमेंट को एडवर्सली समझा है कि डेमोक्रेसी सिर्फ हाई लेवल पे होती है, टॉप डाउन डिसीजन मेकिंग होती है, रिसोर्सेज। जब तक हमारी लोकल गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स नहीं बनते, उसके मुताबिक इलेक्शन नहीं होते, उनके दफातर और उनका बजट नहीं बनता, और उनके मैंडेट में एनवायरमेंटल और म्युनिसिपल सर्विसेज नहीं आती कि वो वल्नरेबिलिटी की मैपिंग करके अपनी पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट कर सकें, अपनी इकोनॉमी को ठीक कर सकें, इस चीज़ का इलाज और कोई नहीं है। तो शुक्रिया तौकीर साहब, यहाँ पर मैं एक वक्फा, सॉरी आप खत कलामी के लिए माजरत, एक वक्फा है एंड वील कंटिन्यू द कन्वर्सेशन व्हेन वी गेट बैक। वेलकम बैक जी। हम ये बात कर रहे हैं कि क्या हम डूबते ही रहेंगे या हम शायद तैरना भी सीख लेंगे किसी वक्त। अली तौकीर शेख साहब, आप एक बात कर रहे थे, प्लीज अपनी बात को मुकम्मल करें। जी, तो पहले मैंने ये कहा था कि जो पानी का राइट ऑफ द वे है उसको रिस्पेक्ट करें, इससे हट जाए। दूसरा मैंने अर्ज किया कि जी लोकल गवर्नमेंट के बगैर वल्नरेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज की, एनवायरनमेंट की, पॉवर्टी की, इकोनॉमी की, वो हल नहीं हो सकती। और ये वो चीज़ है जो अगले मॉनसून से पहले हो सकती है, जैसे पहले के रेगुलेशन की इन्फोर्समेंट अब शुरू हो सकती है। तीसरी जो चीज़ है, आप देखिए जो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे बलूचिस्तान में, जैसे नॉर्थन एरियाज में, वो जैसे खिलौने बह जाते हैं उस तरह से बह गए। और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जिनके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पहले ही हम बहुत वीक हैं, जहाँ पे एसडीजीज पे भी हम बहुत पीछे हैं। वहाँ पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो 60-70 से बनना शुरू होता है वो सारा वॉश अवे हो गया। सो इन सम वेज वी हैव लॉस्ट हाफ अ सेंचुरी ऑफ डेवलपमेंट। और उसकी फंडामेंटल रीजन ये नहीं है कि बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, हालांकि हम मानते हैं कि 500% बाज़ इलाकों में ज़्यादा हुई। उसकी मेन वजह यह है कि हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कंस्ट्रक्शन की गाइडलाइंस, उसकी स्पेसिफिकेशन, उनके मटीरियल्स और उनकी जोनिंग को हमने अपग्रेड नहीं किया। हम अंग्रेज के ज़माने में बैठे हुए हैं। तो वी नीड टू मेक आवर इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाइमेट स्मार्ट, जिसके लिए इसकी स्पेसिफिकेशन को रिवाइज करने की जरूरत है, और वो भी फॉर द मोस्ट पार्ट अगले मॉनसून से पहले हो सकती है। तो ये तीनों चीज़ें मेरे हम्बल व्यू में। अच्छा, अगर आप मुझे इजाज़त दें, अगर 1 मिनट है तो मैं बताना चाहता हूँ कि फ्यूचर में क्या है। 3 सिनारियोज मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ आपके नाजरीन के लिए। एक है ऑप्टिमिस्टिक सिनारियो। ऑप्टिमिस्टिक सिनारियो में ये होगा कि जी ये जो फ्रीक इवेंट्स थे, जो ग्लेशियर मेल्ट हो गया, जो कराची में अर्बन फ्लडिंग हो गई, जो रन ऑफ बलूचिस्तान में हो गया, जो फ्लैश फ्लड साउथ पंजाब में है, या टोरेंशियल रेन जो सिंध में आई है, या क्लाउड आउटबर्स्ट जो केपी में हुआ है, आप कहते नहीं फ्रीक इवेंट था, आपने ये नहीं होगा। ठीक है। और चूंकि हमारे पहले नोटिस पीरियड नहीं था, लिहाजा अगली दफा कभी आया तो विल बी बेटर प्रिपेयर्ड। हमने कुछ लेसन्स ड्रॉ किए होंगे। दिस इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक। सेकंड वेरी पेसिमिस्टिक इज कि ये जो इवेंट्स हुए हैं दोबारा भी हो सकते हैं, मे बी अगले साल ही हो जाए। और चूंकि हमने 2010 के फ्लड से भी कुछ नहीं सीखा था, हम इससे भी कुछ नहीं सीखेंगे, लिहाजा हमारा डिजास्टर जो है वो बिजनेस एज यूजुअल बन जाएगा, अगले साल भी ऐसे ही होगा। और तीसरा है वर्स्ट केस सिनारियो। वर्स्ट केस सिनारियो मेरे ज़हन में ये है कि जी ये फ्रीक इवेंट जिनका मैंने जिक्र किया ये भी होंगे, और उसके अलावा रिवराइन फ्लड्स भी होंगे जो इस साल नहीं हुए। प्लीज रिमेंबर कि अभी तक मंगला डैम आपका फुल नहीं हुआ, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर ड्राउट चल रहा है, उसके ऊपर इतनी बारिशें नहीं हुई कि आपको पानी मिल सके अगली विंटर में जब हम आगे चलते हैं मौसम में। तो इसी तरह तरबेला भी पूरी तरह फुल नहीं हुआ। तो अगर ये डबल जेपटी जैसी हमारी सूरत बन गई, ये फ्रीक इवेंट्स भी ज़्यादा होने शुरू हो जाए और रिवराइन फ्लड भी वैसे ही आता रहे, तो मेरे हिसाब में इसका कोई सलूशन नहीं है सिवाय उन 3 चीज़ों के कि भाई पानी के रास्ते से हट जाओ, लोकल गवर्नमेंट को फौरन तश्कील दो, और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है वो रिवीजन करो। होता ये है जैसे अभी बेस्ट प्रोग्राम में आपने किया कि 15-20 हज़ार पकड़ो, ये टॉफी हम आपको देते हैं, लॉलीपॉप देते हैं, अगले मॉनसून में दोबारा आ जाना तो मैं कंस्ट्रक्शन। ये कंडीशनल ग्रांट होनी चाहिए कि हम आपको एक जोन देते हैं, वहां पे जो घर बनाएगा ये स्पेसिफिकेशन देते हैं, उसके मुताबिक बनाएगा, हम 15 के बजाय 35 हज़ार देते हैं, उधर जाओ। इसी तरह आप देखिए ये जो आपकी इसको आपने एक वाइकल बना लिया डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए, बजाय इसके कि आप इनकम सपोर्ट के तौर पर करें, आपने डेवलपमेंट सेक्टर के प्राइज प्रोजेक्ट्स में से पैसे उठाए और आपने यूं बांटने शुरू कर दिया जैसे आप गले की मशीन पे बैठे हुए हैं। होगा क्या कि 5 सूबों में ऑपोजिशन की गवर्नमेंट्स हैं जो नून लीग के साथ एग्री नहीं करती। हर किसी ने अपने डेटा को, ह्यूमन ट्रेजेडी बहुत सीवियर है, मगर अपने डिस्ट्रिक्ट्स को एग्जैजरेट करके उनके नंबर बढ़ाने शुरू कर दिए। तो जिस बैंक्रप्सी को अभी आपने अवॉइड किया, मेरे हम्बल व्यू में वी आर अगेन गोइंग टुवर्ड्स दैट। इतनी ज्यादा डिमांड आ गई है
डिस्बर्समेंट की जिसके आपके पास ना पैसे हैं, ना डोनर्स देंगे, ना इंटरनेशनल जस्टिस एग्जिस्ट करता है क्लाइमेट चेंज पे, ना पाकिस्तान के लिए वो हो सकेगा। तो जो जैसे कहते हैं कि ना इतना तेल होगा और ना जो है ना वो राधा नाच सकेगी, तो आप इंटरनेशनल फाइनेंस छोड़िए, अपने रिसोर्सेज पे फोकस कीजिए। अपने रिसोर्सेज पर फोकस कीजिए। डॉक्टर साहब, मैं आपकी जानिब आता हूँ। डॉक्टर इमरान खालिद, काफ़ी खौफनाक सिनेरियो पेंट किया है, मतलब एक ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो भी है, वो भी इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। Knowing our governance. हाँ, ना भी ये गवर्नेंस का पॉइंट मैं, लेकिन अली तौकीर शेख ने जो पॉइंट्स उठाए हैं ना, मैं फ़ैन हो गया। बिल्कुल, अगला कॉलम निकल आएगा इसमें से। डॉक्टर साहब, आपकी काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है, मैं ये नहीं चाह रहा कि आप किसी का नाम लें, यहाँ पे बेशक ना लें, आपका काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है इंटरेक्टिंग विद गवर्नमेंट मुख्तलिफ लेवल्स पर, और मेरा ख्याल है कि शायद कमोपेश जो अभी तौकीर साहब ने बातें की हैं, आपने भी ऐसी बातें की होंगी, क्या रिएक्शन होता है? गवर्नमेंट में जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका क्या रिएक्शन होता है? जी, मतलब जिनके हाथ में है कि वो ऐसी चीजें करने की कोशिश करें। जी हाँ, नहीं, आप उनसे बात करें तो दे आर वेरी वेलकमिंग, दे अंडरस्टैंड कि ये चीजें हैं उनको एंड लेट मी टेल यू कि ऑनेस्टली स्पीकिंग हम करते हैं ये बातें, मतलब पाकिस्तान में ये बातें हो रही होती हैं, मीडिया पे हो रही होती हैं, सोशल मीडिया पे हो रही होती हैं, उनको टैग किया जाता है, कॉन्फ्रेंसेस पे बातें होती हैं, लोग आके वो स्पीक करते हैं पैनल्स पे, उनके साथ एक तो पर्सनल लेवल पे होती है लेकिन ओपनली भी हो रही होती है, ओपिनियन पेजेस पे ये लिखा जाता है, ऑप-एड्स लिखे जाते हैं, आप लोग बात करते हैं, तो उनसे बात करें तो दे कंकर, दे एग्री कि ये चीज़ें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गिवन हाउ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द कंट्री वर्क्स, वहाँ पे कहीं ना कहीं लुकूनाज हैं कि वो नहीं हो सकते। अब हम उसके अंदर जा सकते हैं कि वो क्या क्या चीज़ें हैं, बट दैट वुड रिक्वायर you know sitting down together and addressing. So let me give you an example. 2010 के बाद devolution हुई, devolution के बाद a lot of these responsibilities that were considered federal, यानी कि इस्लामाबाद की responsibility, सूबों के पास आ गई, right? अब वो सूबों के पास आ गई। अब जो बातें आती हैं, जो सुनने को आ रही हैं गवर्नमेंट के फिगर से, वो ये कि अब वो सूबों में वो उनके पास वो कैपेसिटी नहीं है to handle these issues after the 18th Amendment, and they're calling for these the subjects such as disaster risk management to be reverted back to the federal government. अब मेरी नज़र में I don't think that's a good idea, but ये वो बातें हैं जो अब हो रही, उसका रेजोल्यूशन यही है कि हम मिलकर बैठे और उस पर बात करें। शेख साहब ने बात की कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के ऊपर बात कीजिए, एंड दैट इज की, आई थिंक दैट्स वेयर वी शुड स्टार्ट। और उसकी डेवोल्यूशन के बाद इस पे काम आगे नहीं हो सका, इसकी वजह यही है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ना हम गवर्नमेंट्स बना सके, ना ही हमने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी, ना फंड्स ट्रांसफर हुए। फंड्स हमारे इस्लामाबाद में आते हैं, कराची, लाहौर, पेशावर, यहाँ तक कोयटा तक महदूद हो जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल तक तो जाते ही नहीं है। अगर वो वहाँ तक लोगों तक नहीं जाएंगे, उनको ये नहीं पता लगा कि ये they have these resources in their hands, they won't be able to make a difference. I do not agree with you माज़द के साथ। देखिए, जो ये कैपेसिटी है, कैपेसिटी इज फंक्शन ऑफ रिसोर्सेज। अगर आप 21 और 22 ग्रेड की पोजीशन आप तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बना देंगे, यही बाबू वहाँ पे भी आ जाएंगे। बिल्कुल। बात ये है कि आपके 2 या 3 आर्गुमेंट है जी, कैपेसिटी नहीं है, करप्शन बहुत ज्यादा है, एज इफ कि इनकी कैपेसिटी के साथ मुल्क जो है वो सही जगह पे चल रहा है। दैट इज एब्सोल्युटली फॉल्स आर्गुमेंट, एंड ये कवर अप है इस चीज के लिए कि वी डू नॉट वांट टू गिव अप आवर अथॉरिटी एंड पावर एंड रिसोर्सेज। ना वो फेडरल गवर्नमेंट छोड़ना चाहती है, ना वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट छोड़ना चाहती है। बात यह है कि पावर एंड रिसोर्सेज मस्ट गो टू द लेवल फ्रॉम वेयर दे आर जनरेटेड। इनका काम पॉलिसी और स्टैंडर्ड्स की रेगुलेशन होता है, इनका काम प्रोडक्ट मैनेज करना नहीं होता। अब देखिए, एनडीएमए के लिए तो बहुत पैसे हैं, नाले भी साफ कराची में करने तो उनको 100 मिलियन मिल जाता है। डीडीएम में अभी तक आपने 10 साल हो गया एनडीएमए को बने, आपने नोटिफाई नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? वो इसलिए नहीं किया कि आपकी नीयत नहीं है कि वहाँ पे अथॉरिटी हो। इसी तरह आप लोकल गवर्नमेंट है तो और पॉलिटिकल पार्टीज के उस लेवल के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट नहीं करते। उनसे अगर कहें अपनी तहसील के 15 मेंबर के नाम बतला दो किसी जगह, तो उनके पास नहीं होगा। अब वो बलूचिस्तान हो या पंजाब हो। मेरे अर्ज करने का मतलब ये है कि वी मस्ट एक्सेप्ट कि द डेवलपमेंट मॉडल दैट वी आर फॉलोइंग इज वेरी एक्सक्लूजनरी। सॉरी अबाउट दिस जार्गन, वुसअतुल्लाह,
it excludes people, it doesn't trust them, जिसकी वजह से हमारी वल्नरेबिलिटी बढ़ती जा रही है और बढ़ते बढ़ते इस लेवल तक आ गई है कि एक साल में जो पिछले 6 हफ्तों में आपने देखा है, आपके पास 6 किस्म के मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर्स हुए हैं. It's like Russian roulette playing again and again. This is called climate roulette. Playing again and again. तबकी साहब again का कलामी के लिए माज़रत, एक वक्फे के बाद इसको कंक्लूड करते हैं. वेलकम बैक. मुसीबत जो सर पे है, इसके पीछे वजूहात क्या हैं, इस पे पूरा प्रोग्राम आज मुनहसर है और हमारे साथ 2 बहुत ही सरकर्दा एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर इमरान खालिद साहब और अली तौकीर शेख साहब. डॉक्टर इमरान खालिद, ये जो बार बार अब सुनने को मिल रहा है पिछले कई दिनों से कि साहब ये जो मानसून है ये अपना जो रिवायती इलाका है उससे आगे बढ़ रहा है, बल्कि और इलाकों पे कब्ज़ा कर रहा है और डायरेक्शन भी तब्दील कर रहा है, ये क्या है, क्या गुफ्तगू हो रही है? ये हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज, साइंटिस्ट बहुत अरसे से कह रहे हैं कि एक तो मॉनसून्स को इंटेंसिफाई करेगा, स्ट्रेंथन करेगा, और दूसरा साथ साथ अनसर्टेनिटी भी बढ़ेगी. और वो ये है कि जो एक तरह से जो उसका पैथवे था जो हिस्टोरिकली रहा है उसमें भी चेंजेस आएंगे जी. एंड दिस इज व्हाट वी आर सीइंग. जो प्रेडिक्शंस थी हमारी इस वक्त, जब जिस तरह की शुरू में बात हो रही थी कि प्रेडिक्शन ये थी कि शायद 50-60% ज़्यादा बारिश हो, उसके बरक्स नहीं. मैं ये जानना चाहता हूँ ट्रेडिशनल इलाका क्या है मॉनसून का, और अब नई रियलिटी क्या है या क्या हो सकती है. हाँ, अब इसके अंदर तो अब वो रिसर्च होने वाली है कि क्या क्या होगा, किस तरीके से किस किस जगह तक जाएगी, लेकिन इस पे हमें ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है कि क्या होगा, क्योंकि हम नहीं कह सकते कि वो वी फाइंडिंग आउट. अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा मतलब कि हमें रशियन रूलेट खेलते हैं, हमें ये भी नहीं पता कि कितने रिवॉल्वर हैं. अच्छा, अली तौकीर शेख साहब, अब अगर दूसरी मतलब हमारे सर पे जाहिर है एक मुसीबत तो नहीं है, आबादी जिस तरह हमसे कंट्रोल नहीं हो रही, 40 साल हो गए, हमें अभी तक समझ नहीं आई कि किस तरीके से आवाम को कहें कि अपनी जो है फैमिली को 75 साल, लेकिन 40 साल 3.5 करोड़ आबादी थी 1950 में इस खित्ते की, जिसे मगरबी पाकिस्तान कहते हैं, अब माशाल्लाह 24 है. हाँ, तो जाहिर है ये मुसीबत आती है तो गुर्बत भी बढ़ती है, उसके साथ साथ बच्चों की स्कूलिंग जो है वो ऑलरेडी इतनी क्रिटिकल स्टेज पे वो ख़त्म हो जाती है. मसलन सिंध में जो स्कूल्स के अंदर पानी गया है तो अभी 27% बच्चे, वो 27% जो स्कूल्स हैं वहाँ बच्चे जा ही नहीं पा रहे हैं, और जाहिर है ये अभी शायद महीनों की बात होगी. और ये भी बताइएगा कि आबादी की वजह से गुर्बत बढ़ती है, गवर्नेंस और आबादी दोनों गुर्बत बढ़ाते हैं. आप इतनी सारी चीज़ें एक ही प्रोग्राम में करने की बात कर रहे हैं, मगर ज़ादी साहब, I want to thank you for raising the education issue. That's my favorite issue for now. I think अगर किसी की ज़िंदगी में एक फ्लड आया है और उसके 40-40 मील दूर तक कुछ पानी के अलावा कोई चीज़ नज़र नहीं आती, तो इसका मतलब नहीं है कि उस घर से, उस बच्चे की ज़िंदगी से, कि उस घर से या उस नेबरहुड से एजुकेशन ख़त्म हो जाए. पाकिस्तान नीड्स टू डिक्लेयर इमीडिएटली इंटरनेशनल एजुकेशन इमरजेंसी to resume education as quickly as we can. ये लोगों की, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का मसला है, 150 बच्चों का नहीं, बहुत सारे टीचर्स भी बेचारे पानी में मर गए होंगे, बहुत सारे छोड़ चुके होंगे. तो एजुकेशन इज अ सीरियस मोस्ट इशू, हेल्थ इज अ वेरी सीरियस इशू बिकॉज पेंडेमिक्स इसकी वजह से फैलते हैं. मगर मैं एक चीज़ और अर्ज करना चाहता हूँ, जहाँ से ज़रार साहब ने शुरू किया था, इंटरनेशनल जस्टिस की बात की थी उन्होंने, क्लाइमेट जस्टिस की. इंटरनेशनल सिस्टम जस्टिस पे तो बेस नहीं करता, जस्ट द वे इंटरनल सिस्टम जस्टिस पे बेस नहीं करता. जब हम ट्रांजिशन करते हैं तो उसमें क्लाइमेट जस्टिस नहीं आता. मैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जाके खरीद सकता हूँ, मगर रिक्शे वाले के लिए हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे. मैं जिस मार्केट में कल खाना खाने गया था, वहाँ पे ऑडी के लिए चार्जर लगे हुए थे, और जिस रिक्शे पे जा रहा था उसमें आप मास्क में भी नहीं सफ़र कर सकते. जो चीज़ मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ, जो ज़्यादा क्रिटिकल है, अगर क्लाइमेट चेंज इज रिजल्ट ऑफ इंटरनेशनल injustice, the solution does not lie in the nation state. It rests on the regional cooperation. हमें अफगानिस्तान के ऊपर, वाटर के सब के ऊपर, ड्राउट्स के ऊपर और फ्लडिंग के ऊपर एग्रीमेंट करने चाहिए. इंडिया के साथ हमारी जितनी भी लड़ाइयाँ हों,
climate change should be a uniting force for us. हमें droughts हैं, air pollution है, ecosystem management है, desert management है, हमारे बहुत सारे issues ऐसे हैं जो इंडस वाटर ट्रीटी से आगे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और नया है, इसी तरह चाइना के साथ है। तो मेरे हिसाब से इस फ्लड की रिस्पॉन्स के लिए हमें, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि अर्जेंट में इतना फोकस हो जाता है कि आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी डायरेक्शन भूल जाते हैं और फिर सब कुछ छोड़ छाड़ के और कामों में लग जाते हैं। वी शुड थिंक ऑफ अ रीजनल क्लाइमेट इनिशिएटिव, इमीडिएटली थिंक ऑफ अ समिट। शायद मोदी साहब इनकार कर देंगे, कोई बात नहीं, लोअर लेवल के लोग आ जाएं, 2-4 मुल्कों के आ जाए, साथ के साथ नहीं आते, बेशक पाकिस्तान में ना आए, किसी और जगह जाके मिलिए। देखिए, इसके लिए हमें रीजनल रिस्पॉन्स की ज़रूरत है कि जब हम कॉप वगैरह में जाएं तो अपना नॉइज़ क्रिएट कर सकें। आजकल कुछ ऑप-एड्स ऐसे आए हैं वेस्टर्न मीडिया में जिन्होंने कहा जी टॉप heaviest polluters should pay for this loss of Pakistan, which probably will not happen, क्योंकि उसके लिए नॉइज नहीं है। जिन्होंने नॉइज क्रिएट करना उनकी ज़्यादा डिलीवरी की कैपेबिलिटी नहीं है या क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो आपको अपने फोर्सेस के साथ अलाइन करना है, मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज का जो ग्रुप है उसके साथ और अपने रीजनल ग्रुपिंग के साथ। तो मेरी सबमिशन ये है, बहुत शुक्रिया अली तौफीक साहब। समराइज ये है कि क्लाइमेट सार्क होनी चाहिए और फिर ताकि वो ऊपर बार्गेन कर सके साउथ एशिया के बिहाफ। बिल्कुल, और अगर साथ नहीं खड़े होगे तो फिर अलग अलग डूब के मर जाओगे। हाँ, आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए, खुदा।